आज का टॉपिक है पाचन और पाचन तंत्र। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है और सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है और क्यों होता है, यही टॉपिक आपको आज क्लियर करना है। इस वीडियो में ही आपको बताया जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे इसकी एनाटॉमी। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है और क्यों। तो भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है वो हमको आपको समझना है। पहले हम एनाटॉमी समझेंगे। ये आपकी क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली ये है आमाशय। आमाशय, आमाशय के बाद जो भाग बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आंत। आंत्र के दो भाग होते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। बड़ी आंत, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तीन भाग। सबसे पहले होता है ग्रहणी, दूसरा भाग होता है जेजुनम, तीसरा भाग होता है इलियम। तीसरा भाग क्या होता है, इलियम होता है। इसी तरह से बड़ी आंत के कौन से भाग होते हैं, तीन भाग। कौन कौन से, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये तीन भाग इसके हुए। यानी अगर आहार नाल की बात की जाती है, आहार नाल कहाँ शुरू होती है, मुख से लेकर के रेक्टम तक जो नली पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा पार्ट आता है आपका पाचन तंत्र, किसे कहते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र बनाती हैं। क्या, आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां जो रहेंगी वो मिलकर के क्या बनाएगी, पाचन तंत्र। अब आहार नाल आपका कहाँ शुरू हुआ, मुख गुहा से लेकर के कहाँ तक है, मुख से लेकर के रेक्टम तक जो नली है उसे क्या बोलेंगे हम, आहार नाल, जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो आहार नाल भी पूछा गया है और पाचन तंत्र भी पूछा गया है। पाचन तंत्र किसे कहेंगे, आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां मिलकर के क्या बनाएगी, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र तभी पूरा होगा जब उससे हम संबंधित पाचक ग्रंथियों को भी पढ़ेंगे। तो संबंधित पाचक ग्रंथि, एक बहुत महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि आपकी है क्या, आग्न्याशय। ये आमाशय में, आमाशय के ठीक नीचे एक ग्रहणी के दोनों भुजाओं के बीच में स्थित रहती है। कौन, आग्न्याशय। क्या है, आग्न्याशय या पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं। दाहिनी तरफ आपका क्या होता है, दाहिनी तरफ आपका होता है क्या, यकृत होता है। क्या होता है, लीवर। और लीवर के छिछले गड्ढे में ही क्या स्थित होता है, पित्ताशय। ये क्या है आपका, यकृत जिसे बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम पित्ताशय। पित्ताशय में पित्त रस का संग्रह होता है, निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक हमारा है कि सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है और सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। उसके लिए सबसे पहले अवशोषण के लिए हमें एनाटॉमी पढ़ना है। भोजन का अवशोषण तो शुरू हो जाता है आमाशय से, लेकिन सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। उसका कॉन्सेप्ट है कि छोटी आंत की भित्ति में ब्रश जैसी संरचनाएं पाई जाती। क्या पाई जाती हैं, ब्रश जैसी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रसांकुर या सूक्ष्मांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, रसांकुर या सूक्ष्मांकुर, बिलाई और माइक्रो बिलाई कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है, बिलाई और माइक्रो बिलाई का कार्य क्या होता है, भोजन के अवशोषण तल को बढ़ाना। पचे हुए पोषक तत्वों के लिए अवशोषण तल को क्या करना, बढ़ा देना। किसका कार्य है, बिलाई और माइक्रो बिलाई का। तो जब आमाशय में तो है नहीं, पढ़ते कहाँ बिलाई और माइक्रो बिलाई, छोटी आंत की भित्ति में।
तो सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। किसके कारण होगा? विलाई और माइक्रो विलाई के कारण। अब दूसरा टॉपिक आपका जो हमें क्लियर करना है वो है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा और क्यों होगा। उसके लिए हम देखते हैं कि भोजन का पाचन शुरू होता है मुख गुहा से। कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा से क्यों शुरू होगा? मुख गुहा में किसका पाचन होगा? केवल मुख गुहा में केवल और केवल मंड का पाचन होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी किसका? मंड का। क्या पाया जाता है मुख गुहा में? लार पाई जाती है। लार में टायलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टायलिन या एमाइलेज। जो टायलिन या एमाइलेज है ये मंड को किसमें बदलता है? माल्टोज में। किसमें? माल्टोज में। लगभग 5% यहाँ रहेगा आपका टायलिन। ये पूछा जाता है बार बार, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन या एमाइलेज। जो 5% लगभग मंड को किसमें बदलता है? माल्टोज में। तो पूछा जाता है प्रश्न कि रोटी चबाते समय, मुंह में रोटी चबाते समय हमें वो मीठी लगने क्यों लगती है? तो मंड तो मीठा है नहीं, मीठा क्या है? माल्टोज। तो वही जब मंड किसमें बदल जाती है? माल्टोज में, तो रोटी हमें कैसे लगने लगती है? रोटी हमें कैसी लगती है? मीठी। किसके कारण? माल्टोज में जब परिवर्तन होता है किसका? मंड का। तो रोटी हमें कैसी लगती है? मीठी। तो मुख गुहा में किसका पाचन होगा? केवल और केवल किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और कोई जहां देखिए, पाचन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो एंजाइम जिस प्रकृति के जहां पाए जाएंगे उसी चीज का पाचन वहां पर होगा, और उसके अलावा किसी चीज का पाचन वहां पर होना नहीं है। तो लार में से केवल और केवल एक एंजाइम पाया गया, कौन सा? टायलिन या एमाइलेज। इसलिए मंड का पाचन कहाँ हुआ? मुख गुहा में। ग्रसनी और ग्रासनली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। भोजन खिसकता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? आमाशय में। कहाँ आएगा? आमाशय। अब आमाशय में आएगा भोजन। आमाशय में जैसे भोजन आएगा, इसमें क्रमाकुंचन गतियां स्टार्ट हो जाएंगी। कौन सी गतियां? क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस पूछा गया प्रश्न है। क्रमाकुंचन को क्या बोलते हैं हम? पेरिस्टाल्सिस या तरंग गतियां भी कहा जाता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन से? कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग और फंडिक भाग। तो जो क्रमाकुंचन गतियां स्टार्ट होंगी, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कहां से शुरू होगा? पाइलोरिक भाग से। यहीं पर एक पाइलोरिक वाल्व होता है, ग्रास नली और आमाशय के द्वार पर एक क्या होता है? पाइलोरिक वाल्व होता है, जो कि भोजन को ग्रास नली से आमाशय में तो आने देता है, लेकिन आमाशय से ग्रास नली में लौटने नहीं देता है। कार्डियक से फंडिक, फंडिक से कार्डियक की तरफ कैसी गतियां शुरू हो जाती हैं? कौन सी गतियां? क्रमाकुंचन या पेरिस्टाल्सिस। ये गतियां तीव्र, धीमी किंतु तीव्र होती हैं। अब प्रश्न आगे, तीव्र भी होती हैं और धीमी कैसे होती हैं? तो इसका उदाहरण हम लेते हैं कहां से? आटा की चक्की से। आटा अगर आपको महीन पीसना है तो क्या करते हैं? दाब ज्यादा कर देते हैं। धीमी चलेगी चक्की, लेकिन उसकी दाब कितना रहेगा? तेज रहेगा। उस दाब के प्रभाव से आटा क्या हो जाता है? महीन हो जाता है। तो यहाँ जो क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, कहाँ से? कार्डियक वाल्व से, पाइलोरिक वाल्व से उल्टी दिशा में ऐसे चलती रहेंगी। उसी के प्रभाव से भोजन पिसता रहेगा। फिर आमाशय की आंत की जो कुछ ग्रंथियां होती वह स्रावी, आमाशय की आंत की अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी जिसे हम कहते हैं जी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? जी कोशिकाएं। जी कोशिकाएं गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। किस हार्मोन्स का? गैस्ट्रिन हार्मोन्स का। हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर समझ लीजिए। एंजाइम जहां उत्पन्न होते हैं वहीं कार्य करते हैं, हार्मोन जहां उत्पन्न होते हैं वहां कार्य नहीं करते हैं, बल्कि इनकी लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं। ये जी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और गैस्ट्रिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। किस हार्मोन्स का? पूछा गया प्रश्न है कि गैस्ट्रिन हार्मोन्स किस कोशिका से निकलता है? गैस्ट्रिन हार्मोन जी कोशिकाओं से निकलता है, जो आमाशय की भित्ति में पाई जाती हैं। ये रक्त के माध्यम से पहुंचेगा जठर ग्रंथियों के पास। किसके पास?
जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? आमाशय में जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से कहता है, क्या स्रावित कीजिए आप? जठर रस। पूछा गया प्रश्न है जठर रस। जठर रस एक प्रबल अम्लीय रस होता है। इसका पीएच मान लगभग 2 से 3 के बीच में होता है। कितना? 2 से 3। 3 एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। क्या पाया जाता है? 3 एंजाइम, पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। कौन कौन से एंजाइम? पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज 3 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जिसमें से कि पेप्सिन और रेनिन प्रो एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं? प्रो एंजाइम। प्रो का मतलब होता है निष्क्रिय एंजाइम। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रभाव से सक्रिय रेनिन और पेप्सिन में बदल जाते हैं। तो कितने एंजाइम पाए गए जठर रस में? 3। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। जठरीय लाइपेज, बात को समझिए। पेप्सिन, रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं। पेप्सिन और रेनिन प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं। और जठरीय लाइपेज किसको पचाता है? छोटे वसा के अणुओं को। छोटी वसा का पाचन कहाँ से होगा? आमाशय से। फिर भोजन अब क्या बोलेंगे? जब पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज और जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता, बहुत बात पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगजनती कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी कार्य पूछा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों का नाश करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसका होता है, जो ये पेप्सिन और रेनिन होते हैं, ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के रूप में होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। इन्हें सक्रिय पेप्सिन में और सक्रिय रेनिन में बदलता है। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन बदल देता है। इसमें पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में और रेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देगा। अब भोजन को क्या बोलेंगे हम? जब भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत के किस भाग में? ग्रहणी में। तो भोजन को क्या बोलेंगे हम? काइम। क्या बोलेंगे? काइम। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भोजन को काइम कब बोलते हैं और काइल कब बोलते हैं। कहीं कहीं चाइम मिलेगा और कहीं कहीं चाइल मिलेगा। तो जब जठर रस की क्रिया हो जाती है भोजन पर, उससे हम क्या बोलते हैं? काइम। तो भोजन किस रूप में आया? छोटी आंत में, ग्रहणी में। किस रूप में? काइम के रूप में। काइम के रूप में भोजन कहाँ आया? छोटी आंत में। अब इसकी प्रोटीन के प्रभाव से प्रभावित होकर आंतरीय श्लेष्मिका की भित्तियों से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे। आंतरीय श्लेष्मिका की भित्तियों से निकलेंगे हार्मोन्स। एंट्रोगैस्ट्रान नंबर 1 पे कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? एंट्रोगैस्ट्रान। दूसरा हार्मोन निकलेगा कोलिसिस्टोकाइनिन। तीसरा निकलेगा सिक्रेटिन। और चौथा हार्मोन निकलेगा एंटेरोकाइनिन। अब सबके कार्य आपको देखने हैं, क्योंकि हार्मोन्स का कार्य होता है किसी चीज को, लक्ष्य कोशिकाओं की मेटाबॉलिक क्रियाओं को शरीर के अंतः वातावरणीय दशाओं के अनुसार प्रभावित करना। तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या निकलेगा? एंट्रोगैस्ट्रान। एंट्रोगैस्ट्रान किसके पास जाता है? आमाशय के पास। आमाशय से कहता है, क्योंकि भोजन कहाँ चला आया? पूरा का पूरा भोजन छोटी आंत में, आमाशय हो गया खाली। तो आमाशय को आमाशयिक गतिशीलता रोकने की और जठर रस के स्रावण को रोकने की प्रेरणा देता है। कौन? एंट्रोगैस्ट्रान। अब दूसरा हार्मोन जो निकलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य कराएगा, कौन सा? कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय, पित्ताशय को संकुचन की प्रेरणा कौन देता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। पित्ताशय जब संकुचित होगा तो पित्त रस कहाँ आएगा? ग्रहणी के निचले भाग में। कहाँ आने लगेगा? ग्रहणी के निचले भाग में। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन एक महत्वपूर्ण पाचक रस होता है। तो कौन सा रस है वो? पित्त रस। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है और एक महत्वपूर्ण पाचक रस होता है। कौन सा रस? पित्त रस। पित्त रस क्या करता है? भोजन में आए हुए बड़े बड़े वसा के अणुओं को क्या करना? भोजन के बड़े वसा अणुओं को इमल्सीकरण करना। इमल्सन क्या होता है?
तेल और पानी का एक मिश्रण होता है। जो वसा के बड़े अणु हैं उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। कौन सा? पित्त रस। अब तीसरा हार्मोन जो निकलेगा वो अग्न्याशय के पास जाएगा। कौन सा? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन अग्न्याशय की वह स्रावी भाग को अग्न्याशयिक रस के श्रावण की प्रेरणा देता है। किसकी प्रेरणा देता है? अग्न्याशयिक रस के श्रावण की प्रेरणा कौन देता है? सिक्रेटिन। चौथा हार्मोन से निकलता है एंट्रोकाइनिन। एंट्रोकाइनिन ये छोटी जेजुनम और इलियम में ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं, आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, इनको आंतरस के श्रावण की प्रेरणा देता है। कौन सा? एंटेरोकाइनिन हार्मोन। अब देखिए, जब दो रस कहाँ निकल रहे हैं? तीन रस मिल रहे हैं छोटी आंत में। कौन कौन से रस? पित्त रस और अग्न्याशयिक रस और कौन सा रस? आंतरस। तो सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा? रस का मतलब क्या है? रस में क्या पाए जाते हैं? सिर्फ एक रस है जिसमें पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। कौन सा रस है वो? पित्त रस। और शेष सबसे महत्वपूर्ण रस होता है अग्न्याशयिक रस। अग्न्याशयिक रस में लगभग सभी प्रकार के पदार्थों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। किस रस में? अग्न्याशयिक रस में। अग्न्याशयिक रस पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई। किस रस को पूर्ण पाचक रस कहा गया है? अग्न्याशयिक रस को। अग्न्याशयिक रस में सभी प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते, जो भी पोषक पदार्थ हैं पचाने वाले। ठीक है। अब देखिए, और तीसरा रस आता है कौन सा? सक्कस एंट्रिकस। आंतरस का वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम क्या है? सक्कस एंट्रिकस। तो सबसे अंतिम पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? मध्यांतर और शेषांत अर्थात जेजुनम और इलियम में। और सर्वाधिक अवशोषण भी कहाँ होगा? छोटी आंत में। कहाँ होगा? छोटी आंत में। कारण क्या है? क्योंकि छोटी आंत में हमें कितने पाचक रस मिल रहे हैं? 3 पाचक रस। कौन कौन से? कौन सा? पित्त रस, अग्न्याशयिक रस और आंतरस। इसलिए सर्वाधिक पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। ठीक है। और अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। किसके कारण होगा? रसांकुर और सूक्ष्मांकुर के कारण अवशोषण भी सर्वाधिक कहाँ होगा? छोटी आंत में। ये क्लास यहाँ तक है। शेष आगे आपको सारी चीजें हम बताते रहेंगे। ये टॉपिक यहीं तक।